जन्नत के पत्ते। वो अब अपनी दोस्त को सबांची में हेड स्कार्फ पे पाबंदी के बारे में बता रही थी। उसकी तवज्जो फिर भटक गई। उसे लगा उसे पेशानी पे पसीना आ गया है। जैकेट की आस्तीन से माथा साफ करते हुए वो ज़रा पीछे को हुआ तो साथ में लगे गमले से हाथ टकराया। बेख्याली में होने वाली इस अमल से गमला लड़क गया। नीचे घास थी, इसलिए वो टूटा नहीं, मगर पत्तों की हल्की सी खड़खड़ाहट भी अंदर सुनाई दी थी। तभी उसने इस लड़की को चौंक कर खिड़की की तरफ देखते देखा। वो बहुत एहतियात से एक तरफ हो गया। वो इतनी बेवकूफ़ या लापरवाह नहीं थी। उसकी हिस्सियात काफ़ी तेज़ थीं। उसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए, इससे कबल कि वो पकड़ा जाए। पापा ने मुझे कभी स्कार्फ लेने या सर ढकने पे मजबूर नहीं किया। थैंक गॉड वो खिड़की की तरफ नहीं आई, बल्कि सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ने लगी। वो दूसरी तरफ चौंका था। थैंक गॉड, इस बात पे थैंक गॉड कि उसके बाप ने कभी उसे सर ढकने का नहीं कहा। अजीब लड़की थी ये। चंद लम्हों में उसने फैसला कर लिया कि उसे क्या करना है। उसे अंदर नहीं जाना, उसे इन लोगों से कभी नहीं मिलना। उसे पहले अपनी बीवी से बात करनी होगी। उसे उनसे मिलने और उनको अपनी तरफ से कोई भी उम्मीद दिलाने से कबल इस लड़की को जानना और एतमाद में लेना होगा। इसलिए भी ज़रूरी था कि किसी न किसी तरह उसे तुर्की का स्कॉलरशिप हासिल करने से रोकना है। ला अगर वो तुर्की आ गई तो वो बुरी तरह से फंस जाएगा। कैसे संभालेगा वो सब कुछ। उसने गर्दन मोड़कर लॉन की मेज़ पे रखे गुलदस्ते को देखा, फिर कुछ सोचकर जेब से लिफाफे का बंडल निकाला। वो लिफाफा जिस पर एक रोज़ कबल की मोहर दर्ज थी, उसने वो अलहदा किया। फिर अंदरूनी जेब से पेन निकाला। चंद लम्हे सोचता रहा, फिर लिफाफे के अंदर रखा चौकोर सफ़ेद कागज़ बाहर निकाला और उस पर लिखा, वेलकम टू सबांची। ये उसे चौंकाने के लिए काफ़ी होगा। किसी और मकसद के लिए गए लिफाफे पे उसका नाम लिखकर उसने ठीक से उसे बंद किया। अंदर वो अभी तक अपनी दोस्त को परसों होने वाली मेहंदी के बारे में बता रही थी। वो दबे कदमों चलता लान में रखी कुर्सियों तक आया, मेज़ पे रखा बुके उठाया और मुतलाशी नज़रों से घर को देखा। किधर रखी वो इसको? कोई ऐसी जगह हो जहाँ सबसे पहले हया को दिखे, उसके माँ बाप को नहीं। हया, ये नाम भी कितना गैर मानूस था ना। उसे ये घर के अंदर रखना चाहिए। किचन का एक दरवाज़ा अमूमन बाहर की तरफ खुलता है, शायद वो खुला हो। यही सोचकर वो घूमकर घर की दूसरी तरफ आया। किचन का बैरूनी दरवाज़ा बंद था, लेकिन एक खिड़की जो बाहर की तरफ खुलती थी, उसमें से वो ये बुके अंदर रख सकता था। खिड़की इस तरह से बनी थी कि बाहर की तरफ शीशे के पट थे और अंदर की तरफ ग्रिल थी। ग्रिल का डिज़ाइन कुछ ऐसा था कि वो बुके उसके अंदर से गुजार कर काउंटर पे रखा जा सकता था, लेकिन उसके लिए शीशे के पट को खोलना होगा। उसने बस 2 दफ़ा खींचा और पट की कुंडी उखड़ गई। देसी चीज़ है। खैर, उसे सिर्फ फूल अंदर रखने से गर्ज थी। निहायत आहिस्तगी से गुलदस्ता और बंद लिफाफा ग्रिल में से गुजार कर उसने काउंटर पर रखा, फिर हाथ वापस खींच लिया। शीशे वाला पट एहतियात से बंद करते हुए वो पलट गया। सुबह जो भी फूल देखेगा लिफाफे पे दर्ज नाम पढ़कर उसको हया के हवाले कर देगा। वो ज़रूर सोचेगी कि रात को उनके घर के अंदर कौन फूल रख कर जा सकता है। इससे आगे क्या होगा ये उसे तय करना था, लेकिन जो बात उसे मुतमईन करने के लिए काफ़ी थी वो ये थी कि वो इस ज़बरदस्ती की मुलाकात से बच गया। एक अनचाहे मजबूरी के बंधन से फ़रार की मोहलत में चंद दिन का इजाफा हो गया। जब वो मम्मी को कह सकता था कि वो इसलिए अंदर नहीं गया क्योंकि उनकी भतीजी तुर्की आ रही है, और ये बात मम्मी को परेशान कर देने के लिए काफ़ी थी। घर से निकलने से कबल कुछ सोचकर वो पोरिस में खड़ी गाड़ियों की तरफ आया था। फरीहा ने गर्दन मोड़कर कुछ अचंभे से, कुछ नहुर्सत से उसे देखा। बोलो, मेरा ख्याल है हम इधर बेंच पे बैठ सकते हैं, पुरएतमाद संजीदगी से कहते हुए उसने हाथ से सड़क किनारे बनी बेंच की तरफ इशारा किया। लड़के, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जो कहना है यही कहो। ठीक है, अब आप मेरी बात सुने। कंधों को ज़रा उचकाकर वो उसके सामने खड़ा कहने लगा, आपने मुझे पनाह गुज़ैन की औलाद कहा था, अब भी कहती हूँ,
और बहुत जल्द तुम्हें इस जगह से निकलवा कर भी दिखाऊंगी। उसने हल्की सी इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट के साथ कहा। लेडी फरीहा, पनाह गुज़ैन की औलाद होना बेहतर होता है। अपने शोहर के छोटे भाई के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने और हर 2 रोज़ बाद रात के 12:30 बजे मैकेनिक शॉप में वो करने से जिसे गुनाह कहते हैं। अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसने किसी गुलाबी सुनहरी से इंसानी चेहरे को सफ़ेद पड़ते देखा था, ऐसा जैसे किसी ने सफ़ेद पेंट कर दिया हो। फरीहा का सारा खून ही निचल गया। कितने ही पल वो शल खड़ी रही। अब आप मेरी बात सुने। मुझे और फैमिली को अगर आपने यहाँ से निकलवाने की कोशिश की तो मैं आपके शोहर के पास चला जाऊँगा, और ये मत सोचिएगा कि वो मेरी बात नहीं मानेंगे। मैं उनको वो सबूत भी दिखाऊंगा जो मैंने इकट्ठे किए हैं। ये मत भूलिएगा कि कैमरा हर घर में होता है। फरीहा ने शायद कभी नहीं सोचा था कि वो यूं पकड़ी जाएगी। वो इतनी शस्तर थी कि जवाबन कुछ भी ना कह सकी। वो उसे यूं ही हक्का बक्का छोड़कर पलट आया। उसका अपना दिल भी ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा था। बहुत दिनों से उसने फरीहा के सामने खुद पे एतमाद कायम किया था, और ये कैमरा वाली बात तो एक खाली धमकी थी। उसके पास कोई सबूत ना था। सामने कोई मर्द होता तो रख के 2 थप्पड़ लगाता और हक चिक करता, चलता बनता। मगर फरीहा का गुरूर कुछ ऐसे घायल हुआ था कि वो संभल ही ना सकी, और वो दबी मुस्कुराहट के साथ वापस आ गया। फिर दोबारा वो करामत बे की दुकान पर नहीं गया। अली करामत के घर जाना भी उसने तर्क कर दिया। उसकी इज़्ज़त नफ्स को गवारा नहीं था कि अब वो उनके घर जाए, लेकिन अक्सर स्कूल से जाते हुए बस स्टॉप पर शटल का इंतज़ार करते वो अली करामत को अपनी डॉक्टर मम्मी के साथ आते देखता तो फिर काफ़ी देर उनको देखता रहता। निकाब से भी उनकी आंखों की मुस्कुराहट और नरमी छुपती न थी। उमर हाकान अक्सर नहवत से कहता नजर आता कि उसकी चची एक बदसूरत स्याह फाम औरत है, मगर जहान को वो बहुत खूबसूरत लगती थी। मरवा जमीला, उसकी मरवा जमीला। उसने बहुत अरसे बाद बिलाखिर एक दिन वो मरवा जमीला वाला कार्ड उनको दे ही डाला। वहीं बस स्टॉप पर खड़े कार्ड पलट कर देखते वो बेख्तियार हंसती थी। फिर बहुत अरसा नहीं गुजरा जब उसने सुना नाना की तबीयत ख़राब थी। मम्मी को इस खबर ने बेचैन कर दिया था, और वो बार बार पाकिस्तान फ़ोन करती, उसे ना बताती, मगर वो दरवाजे की ओट में खड़ा सुनता रहता। प्लीज़ भाई, मुझे इस तरह से मना मत करें। मैं अब्बा से मिलना चाहती हूँ। बस मैं और जहान आएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। प्लीज़ अब मुझे आने दें। वो आंसू पोंछती मिन्नत भरे लहजे में कह रही होती। एक शाम उसने हिम्मत जमा करके अब्बा के कमरे का एक्सटेंशन रिसीवर तब उठाया जब अब्बा सो रहे थे और मम्मी लॉन्ग रूम में बैठी पाकिस्तान बात कर रही थी। कोई ज़रूरत नहीं सबीन, अब्बा बिल्कुल ठीक है, तुम यहाँ आने का मत सोचो। दूसरी तरफ फुरकान मामू कह रहे थे, मगर मेरा दिल कहता है कि वो ठीक नहीं है। मैं आना चाहती हूँ। हरगिज़ नहीं। तुम्हारे इस मफरूर शोहर ने सारे ज़माने में हमें बदनाम करके रख दिया है। हम पहले ही लोगों से इस बात पर मुँह छुपाते फिरते हैं कि हमारा बहनोई मफरूर है और सियासी पनाह लेकर रह रहा है। अब तुम आओगी तो सारी दुनिया क्या कहेगी। मुझे अब्बा से ज़्यादा किसी की परवाह नहीं है, और इस्कंदर मेरे साथ तो नहीं आ रहे। मैं बस एक दिन के लिए आ जाती हूँ। अगर रिश्तेदारों से सामना हो गया तब भी वो मुझे कुछ नहीं कह सकते। अब्बा से मिलने आने पर कौन मुझ पर उंगली उठा सकता है भाई। मम्मी को मामू की बात समझ नहीं आ रही थी। मेरी बात सुनो सबीन, हमने तुम्हारे शोहर के इस कारनामे के बाद लोगों से कह दिया है कि सिकंदर जिल्लत और शर्मिंदगी के बायस सारी ज़िंदगी पाकिस्तान का रुख नहीं कर सकता। आखिर कारनामा भी तो काफ़ी शर्मनाक अंजाम दिया है ना। हमने ये भी कह दिया है कि हमने तुम लोगों से कतई ताल्लुक़ कर लिया है। फ़ोन लाइन पर चंद लम्हे एक शस्तर सी खामोशी छा गई। फिर मम्मी की डूबती आवाज़ सुनाई दी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई, मैं आपकी बहन हूँ। आप मुझे यूँ डिसऑन नहीं कर सकते। हमारे हमारे बच्चों का रिश्ता हुआ है। सलेमान की बेटी अभी बहुत छोटी है। इस रिश्ते की बात बाद में देखी जाएगी। वैसे भी ये तुमने अपनी खुद गर्जी के बायस किया। तुम जानती थी कि सिकंदर ने क्या किया, और तुम्हें डर था कि हम लोग तुम्हें छोड़ न दें, इसलिए तुमने ये रिश्ता किया। हाँ, मैंने दिखाई खुद गर्जी।
ہاں، میں نے چھپائی حقیقت، مگر میں نے یہ رشتہ جوڑنے کے لیے کیا، صرف اس لیے کہ میں آپ سے نہ کٹوں۔ اب آپ مجھے میرے باپ سے ملنے سے روک رہے ہیں، اس لیے کہ آپ لوگوں کے سامنے جھوٹ ثابت ہو جائے۔ ممی دبی دبی چیخی تھی، اگر تم اس طرح آؤ گی تو نہ صرف ہم میں سے کوئی تمہیں لینے نہیں آئے گا، بلکہ ہم قطعاً تم سے قطع تعلق کر لیں گے، اور جب ابا جان کو یہ معلوم ہوگا تو ان پر کیا گزرے گی، یہ سوچ لینا۔ اور یہ بھی کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگی۔ بھائی، ممی کہتی رہ گئیں، مگر دوسری طرف سے فون رکھ دیا گیا۔ اس نے ممی کے ریسیور رکھنے کا انتظار کیا، پھر آہستہ سے فون رکھ کر باہر آ گیا۔ ممی صوفے پہ بیٹھی سر ہاتھوں میں دیے دبی دبی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے ٹیشو کے ڈبے سے 2 ٹیشو نکالے اور ان کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ ممی نے پھیکا چہرہ اٹھایا۔ ممی، آپ ماموں کی بات نہ سنیں، ہم پاکستان ضرور جائیں گے۔ اگر وہ ہمیں لینے نہ آئیں گے تو ہمارے پاس ان کے گھر کا ایڈریس ہے، ہم کیب کر کے ان کے گھر چلے جائیں گے۔ وہ بس نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہیں، شاید انہیں معلوم تھا کہ وہ دوسرے فون پر سب سنتا رہا ہے۔ ہم ان کے گھر جائیں گے، مگر ہم وہاں کچھ نہیں کھائیں گے، اس نے جیسے انہیں یاد دلایا۔ وہ آنسوؤں کے درمیان ہلکا سا مسکرائیں اور اثبات میں سر ہلا دیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیوں مسکرائی ہیں۔ بہت سال بعد اسے احساس ہوا کہ وہ شاید اپنے کم عمر بیٹے کی خودداری اور عزت نفس کے پاس پہ فخر سے مسکرائی تھی۔